Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are continuing with our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So friends, earlier हमने क्या पढ़ा? Earlier हमने पढ़ा कि 1830 से लेकर 1848 तक किस तरह से लिबरल्स ने नेशन स्टेट्स की फीलिंग्स को, नेशनलिज्म की फीलिंग को पूरे यूरोप के अंदर फैलाया, स्प्रेड किया। तो क्या पढ़ा था इस पीरियड में हमने? इस पीरियड में हमने जाना दैट the period between 1830 and 1848 was marked by a lot of tension and turmoil in Europe. And Europe had witnessed the dramatic rise of two philosophies, liberalism and conservatism. और हमने ये भी जाना दोस्तों, the liberal nationalist or the educated middle class planned ways to overthrow monarchy and bring in a government of the people. तो इस तरह से 1830 टू 1848 बहुत ही टर्माइल वाला, बहुत ही टेंशन वाला, बहुत ही चेंजेस वाला पीरियड रहा। और दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी और इटली एक नेशन स्टेट कैसे बने, एक राष्ट्र कैसे बने, उसके बारे में जानने जा रहे हैं दोस्तों। और पहले बात करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप moved away from its association with democracy and revolution। तो क्या बताया गया है कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म अब डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से अलग रखा जाने लगा। एंड फ्रेंड्स, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स for promoting state power and achieving political domination over यूरोप। तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि स्टेट पावर को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर पॉलिटिकल डोमिनेशन और कंट्रोल के लिए कंजर्वेटिव ने नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज किया। दोस्तों पहले ये नेशनल सेंटिमेंट्स कौन यूज करता था? लिबरल्स करते थे। लेकिन अब वही नेशनल सेंटिमेंट्स कौन यूज कर रहा है? कंजर्वेटिव। क्यों यूज कर रहे हैं? अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन को यूरोप के ऊपर बढ़ाने के लिए। तो ये चेंजेस आ रहे हैं अब। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle-class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation-state governed by an elected parliament. And friends, the liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landowners of Prussia। तो क्या बताया गया यहाँ पे कि पहले लिबरल्स ने जो नेशन स्टेट बनाने के जो एफर्ट किया था उसको हरा दिया गया, लिबरल्स को उनको डिफीट कर दिया गया। किसके द्वारा? फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री। और जिनको सपोर्ट कौन कर रहा था? लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जमींदार उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिनको जंकर्स भी कहा जाता था। और ये सब हुआ प्रशिया में, जिसको आज हम बोलते हैं जर्मनी। एंड फ्रेंड्स, फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन एंड इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क was the architect of this process, carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. And friends, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. And in January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। So friends, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसा हम जानते हैं कि प्रशिया के अंदर या लिबरल्स ने जो एफर्ट किया था नेशन स्टेट बनाने का, उसमें वो फेल हो गए थे, क्योंकि उनको आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हरा दिया था, जिसमें लैंड ओनर जंकर्स ने भी उनका हेल्प किया था। तो अब क्या हुआ दोस्तों? अब प्रशिया ने लीडरशिप की जिम्मेदारी ली। अब लीडरशिप प्रशिया ने अपने हाथ में ली और जो नेशनल यूनिफिकेशन का काम था अब अपने हाथ में किसने लिया? प्रशिया ने। किस चीज का काम? नेशनल यूनिफिकेशन का काम। और इस नेशनल यूनिफिकेशन का कार्य किसको सौंपा गया? ओटो वन बिस्मार्क को। किसको? जो चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के, क्या नाम था उनका?
ओटोवन बिस्मार्क। और ये काम उनको किसने सौंपा? नीचे आप देख सकते हैं नाम, प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट। क्या बोलते थे इनको? केसर विलियम फर्स्ट। तो केसर विलियम फर्स्ट ने ये काम चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क को दिया। ओटोवन बिस्मार्क ने क्या किया दोस्तों? आर्मी की हेल्प ली, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली, और उनके जो एरियाज ऑस्ट्रिया ने छीने हुए थे, डेनमार्क ने छीने हुए थे और फ्रांस ने छीने हुए थे, 7 ईयर्स की वॉर्स के अंदर उनसे फाइट की, उनसे वॉर्स की, और अपने जो एरियाज थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराकर अपने एरियाज वापस लिए। और इस तरह से प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन का काम पूरा हुआ। एंड फ्रेंड्स, एट लास्ट इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles। तो किसको प्रशियन किंग बनाया गया यहाँ पे? जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई तो इसके किंग जो थे कौन थे? केसर विलियम। वेरी गुड। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ? ऑन द बिटर कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 an assembly comprising the princes of German state, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, क्या किया इन्होंने? They gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles। कहाँ पे इकट्ठे हुए? इन द पैलेस ऑफ वर्साई। कौन कौन इकट्ठा हुए? प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, representatives of the army, important रशियन मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क। तो ये सब इकट्ठे हुए इन द पैलेस ऑफ वर्साई टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, टू डिक्लेयर द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। तो दोस्तों द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। तो ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था जर्मनी का, उसने किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया? प्रशियन स्टेट की पावर को, प्रशियन स्टेट की डोमिनेंस को। एंड फ्रेंड्स द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने रिफॉर्म किया, उन्होंने लीगल सिस्टम को अच्छा बनाया, जुडिशियल सिस्टम को अच्छा बनाया जर्मनी के। एंड फ्रेंड्स प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। प्रशियन स्टेट ने यहाँ पर जो सिस्टम के अंदर रिफॉर्म किए, सिस्टम के अंदर सुधार किए, अपने जो मेजर्स उठाए, वो पूरे के पूरे जर्मनी के लिए एक रोल मॉडल बने।